हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के साइंस के वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में जो कि पार्ट वन था उसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। ये साइंस के वीडियो का पार्ट टू है और इसमें हम अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला टॉपिक, जो कि है डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस एंड डिफरेंस बिटवीन देम। इसमें हम डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न की डिफिनीसन देखते हैं। तो डिफ्यूज़न की डिफिनीसन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब मैटर के दो पार्टिकल आपस में अपने आप ही मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब मैटर के पार्टिकल आपस में मिलते हैं वो भी अपने आप, यहाँ पे देखिए लिखा है ऑन देयर ओन, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न को अगर कॉमन लैंग्वेज में, सरल भाषा में हम कहें तो एक लाइन में हम कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न ऐसी प्रोसेस है जो पार्टिकल्स के बीच में होती है और जिसका अर्थ होता है फैल जाना। अगला पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस दैट हैपन्स बिकॉज पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। क्यों? क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है। यह प्रक्रिया, जो डिफ्यूज़न की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये अपने आप होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल हैं मैटर के, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। और मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है। अगले पॉइंट में हमें क्या बताया गया है? पार्टिकल्स ऑलवेज मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और कब तक वो मूव करते रहते हैं? जब तक वो आपस में इवनली मिक्स्ड ना हो जाए। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो पार्टिकल होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते रहते हैं। और कब तक जाते रहते हैं? जब तक वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और उनका जो कंसंट्रेशन है बराबर ना हो जाए, इवनली मिक्स्ड। क्या लिखा है? अनटिल दे आर इवनली मिक्स्ड। जब तक वो आपस में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए तब तक वो इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जाते रहते हैं। और इस इंग्लिश की डिफिनीशन को हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब डिफ्यूज़न के कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया गया है? स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, गर्मा गर्म खाने की खुशबू। क्या होता है? व्हेन द फूड इज कुक्ड, its aroma particles mix with the air. Because food is hot, these particles move very fast and diffuse into air quickly, reaching us even if we are sitting inside another room. ये जब तक हमारे पास आते रहते हैं, जब तक आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हवा में, और चाहे हम दूर कहीं दूसरे रूम में बैठे हों तब भी हमें इसकी खुशबू आ जाती है। अगला एग्जाम्पल क्या है? परफ्यूम और एसेंस ऑफ स्टिक, मतलब अगरबत्ती की या परफ्यूम की खुशबू। और थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे पानी में स्याही का फैलना। तो ये भी एक डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल है कि जब हम पानी में स्याही को डालते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से पानी में फैल जाती है। और इसके अलावा देखते हैं कि डिफ्यूज़न को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला तो टेम्परेचर है। इसमें क्या होता है? व्हेन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज द रेट ऑफ डिफ्यूज़न बिकम्स फास्टर। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूज़न का रेट जो होगा, उसकी दर होगी, वो क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर का रेट बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, वैसे वैसे डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा
रीज़न यहाँ पे बताया गया, देखिए, हीटिंग इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी टेम्परेचर देने के साथ साथ में बढ़ती जाती है, मेकिंग द मूव मच फास्टर। और इसके कारण वो बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी बढ़ेगा। अगला फैक्टर क्या है, rate of diffusion in different state. Rate of diffusion depends on the space between particle. Rate of diffusion किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं और उनको स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमको पता है कि गैसेस में क्या होता है, स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में सबसे कम होता है, लिक्विड में मीडियम होता है और सॉलिड्स में सबसे कम होता है। तो गैसेस में डिफ्यूज़न क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गैसेस में डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न फास्टेस्ट होगा। और लिक्विड्स में डिफ्यूज़न मॉडरेट लेवल का होगा, यानी थोड़ा कम होगा। और सॉलिड में निग्लिजिबल है या सबसे कम होगा, समझिए स्लोएस्ट होगा। तो गैसेस में ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे बताया गया है, बिकॉज गैस पार्टिकल हैव मैक्सिमम स्पेस। जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस के पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है, इसलिए उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। लिक्विड्स में का क्या होगा, स्लोअर देन गैसेस बिकॉज लिक्विड पार्टिकल आर क्लोजर। और सॉलिड में क्या होगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा बिकॉज सॉलिड पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड में और आसानी से मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनमें डिफ्यूज़न रेट सबसे कम होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस भी डिफ्यूज़न का ही एक टाइप है, लेकिन ये तीनों में यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में नहीं होता है, सिर्फ लिक्विड में होता है। जबकि डिफ्यूज़न क्या है, वो तीनों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसेस में होता है, लेकिन सॉलिड में सबसे कम होता है, ये हमें ध्यान रखना होगा डिफ्यूज़न के बारे में। लेकिन ऑस्मोसिस जो फिनोमिना है ये सिर्फ किस में होता है, सिर्फ लिक्विड्स में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर osmosis is the movement of water molecule from a region of higher water concentration to region of lower water concentration through a semi permeable membrane। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं और इसके थ्रू जाते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज़ ए अल्ट्रा थिन फिल्टर या लेयर दैट अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल, किसको अलाउ करता है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट बट ब्लॉक्स लार्जर पार्टिकल लाइक शुगर और सॉल्ट। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, ऐसी झिल्ली होती है जो कि केवल वाटर के मॉलिक्यूल को ही अपने अपने से पास होने देती है, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जैसे सॉल्ट का एग्जांपल ले लीजिए या शुगर का, वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। तो ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिर्फ लिक्विड में होती है, जिसमें वाटर हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। और ये कैसे पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑस्मोसिस का डायग्राम भी बना हुआ है और यहाँ पे हमको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी शो की गई है, दिखाई गई है। और यहाँ से देखिए ये वाटर जो है यहाँ से ऐसे फ्लो होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और यहाँ पे ये क्या है, ऑस्मोसिस प्रेशर। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ऑस्मोसिस में क्या होता है और डिफ्यूज़न में क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और ऑस्मोसिस के डेली
आइए अब देखते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल जो कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हम पानी में किशमिश को डालते हैं तो फूल जाता है। तो इसमें कौन सा फिनोमिना अप्लाई होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ऑस्मोसिस। और ये कैसे होता है, जब हम पानी में किशमिश को डालते हैं तो क्या होता है, बिकॉज द वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड इज हाई एंड इनसाइड द रेजिन इज लो। वाटर का कंसंट्रेशन जो बाहर होता है वो ज़्यादा होता है और अंदर कम होता है। इसलिए क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं रेजिन के अंदर यानी कि किशमिश के अंदर। और कैसे इंटर करते हैं, थ्रू द रेजिन स्किन। और जो कि एक्ट एज एसपीएम। एसपीएम को हम पढ़ चुके हैं। एसपीएम मीन्स क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जो इसकी स्किन है किशमिश की वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती है और वाटर जो है अंदर इंटर करता है, जिसके कारण वो क्या है, फूल जाता है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है किशमिश का सिकुड़ जाना। तो इसमें कौन सी प्रोसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एक्सॉस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि इफ़ यू पुट दोज सोलन resin into a very concentrated sugar solution, water comes out of the resin and they sink। मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीनी के घोल में जब वो फूले हुए किशमिश को डालते हैं तो यहाँ पे वो डालने से सिकुड़ जाते हैं कुछ देर के बाद में। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्मोसिस। और जो जब किशमिश को हम पानी में डालते हैं तो उसकी स्किन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करती है और वो फूल जाते हैं। और उस फिनोमेना को हम इंडोस्मोसिस कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। अगला एग्जाम्पल है रूट्स अब्जॉर्बिंग वाटर। पौधों की जड़ों द्वारा पानी को सोख लेना। ये भी एक ऑस्मोसिस की ही प्रोसेस है और एग्जाम्पल है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऑस्मोसिस में और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। पहला तो जो डिफरेंस है वो माध्यम के लेवल पे है, यानी मीडियम। डिफ्यूज़न में मीडियम क्या होता है, इट कैन ऑकर इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। ये तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। जबकि ऑस्मोसिस में क्या है, इट अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। कहाँ पे होगा, सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही पॉसिबल है, स्पेशली इन वाटर। अगला जो डिफरेंस है वो मेम्ब्रेन लेवल पे होगा। जैसा कि हम जानते हैं डिफ्यूजन के लिए कोई भी मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या है, स्ट्रिक्टली रिक्वायर्स ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑस्मोसिस में। तो ये चीज़ें हमने देख ली। और लास्ट में हम देखते हैं कि इनमें और क्या डिफरेंस है। इनमें जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट के लेवल पे देखते हैं। मूवमेंट जो डिफ्यूजन में मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, बोथ सॉलिड एंड सॉल्वेंट पार्टिकल कैन मूव। जो दोनों पार्टिकल हैं इसमें वो दोनों चीज़ें मूव कर सकती हैं, सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों चीज़ें। लेकिन ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होगा, केवल वाटर पार्टिकल यानी सॉल्वेंट ही मूव कर सकता है और सॉलिड मूव नहीं कर सकता। अगली जो प्रॉपर्टी और डिफरेंस क्रिएट करता है वो डिपेंडेंसी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सॉल्यूट कंसंट्रेशन डायरेक्टली। कहने का मतलब है डिफ्यूज़न जो है वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो हैवीली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। कौन सी प्रोसेस, ऑस्मोसिस। और इनका एग्जांपल देख लेते हैं। स्प्रेडिंग अ परफ्यूम स्मेल इन द रूम। परफ्यूम का रूम में, पूरे रूम में फैल जाना। और ऑस्मोसिस का क्या एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है किशमिश को पानी में डालने पर वो फूल जाता है, ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है।
तो यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। अब जो है हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा फैक्टर इन्वॉल्व इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब वो कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर हैं जो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। आइए देखते हैं द टू मेन फैक्टर। तो जो दो मुख्य कारण है, पहला है चेंज ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है चेंज ऑफ प्रेशर। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बदल जाएगी। और जिससे क्या होगा, उनकी स्टेट भी बदल जाएगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनके पार्टिकल के बीच जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ाने से अवस्था में परिवर्तन होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, आइए देखते हैं। व्हेन वी हीट ए सॉलिड इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जब हम पार्टिकल्स को हीट देते हैं सॉलिड में तो क्या होता है, इसके पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को ग्रहण करते हैं और बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। और एक टेम्परेचर ऐसा आता है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर द पार्टिकल ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। टेम्परेचर देते देते एक टाइम ऐसा आता है, एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जब वो इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकल जाते हैं और क्या करते हैं, ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, और अपनी जो पोजीशन है उससे क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, द सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड। तो इससे सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे और काइनेटिक एनर्जी अब्जॉर्ब करने से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा और इस प्रकार सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप हिंदी में इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं, सॉलिड टू गैस। मतलब इसमें क्या होगा, बॉइलिंग होगा या वेपोराइजेशन होगा। आइए देखते हैं। व्हेन वी हीट ए लिक्विड फर्दर, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, पार्टिकल मूव इवन फास्टर। और पार्टिकल बहुत ही तेज़ी से मूव करने लगते हैं। एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर दे ब्रेक ऑल बॉन्ड्स एंड टर्न इनटू गैसेस। और एक टाइम ऐसा आता है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कि जो पार्टिकल्स हैं वो सभी बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं और इसमें बदल जाते हैं, गैस की अवस्था में बदल जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ करते हैं, कम करते हैं, तब क्या होता है, बाई डिक्रीजिंग टेम्परेचर, तब कौन से फिनोमिना अप्लाई होगा, कंडेंसेशन। तो क्या होगा, गैस, इसमें क्या होगा, गैस जो है लिक्विड में बदल जाती है। कूलिंग ए गैस रिड्यूसेस पार्टिकल एनर्जी ब्रिंगिंग देम क्लोजर टू फॉर्म ए लिक्विड। कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी गैस को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी टेम्परेचर कम करते हैं, तो क्या होगा, उनके जो पार्टिकल की एनर्जी होती है वो भी कम होती जाती है और वो एक दूसरे के पास आते रहते हैं, नज़दीक आ जाते हैं। और जिससे क्या होगा, जिससे टू फॉर्म ए लिक्विड, और वे लिक्विड में बदल जाते हैं, द्रव बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, लिक्विड टू सॉलिड। इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। कूलिंग ए लिक्विड फर्दर लॉक्स पार्टिकल इनटू ए रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर। और जो लिक्विड के पार्टिकल होंगे उनको और जब हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो क्या होगा, फर्दर लॉक्स पार्टिकल, तो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो और कम होता जाएगा। इस प्रकार से एक सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। और ये प्रोसेस क्या है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन की प्रोसेस है या फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन की है।
अगला टॉपिक है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मीन्स क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। और लैटेंट शब्द का मतलब क्या होता है, हिडन या छुपी हुई। तो आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट एनी राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। कहने का मतलब ये है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की वह मात्रा जो कि उसके एक्चुअल टेम्परेचर को बढ़ाती नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम किसी बर्फ़ को क्या करते हैं, नीचे से ऊष्मा देते हैं और ऊपर एक थर्मामीटर लगाते हैं, लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं और जो थर्मामीटर में है वो टेम्परेचर शो नहीं होता है, जबकि हम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं किसी भी मीडियम से। तो ऊपर थर्मामीटर में टेम्परेचर बर्फ़ का नहीं बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो ऊष्मा है बर्फ़ के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है, उसे ही क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहेंगे। हिंदी में भी देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। अवस्था परिवर्तन के समय बिना तापमान बढ़ाए, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, पदार्थ को दी जाने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और गुप्त ऊष्मा के टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या होगा, संघनन की गुप्त ऊष्मा होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड into liquid at atmospheric pressure at its melting point। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब बर्फ़ जो है हमें पानी से ज़्यादा ठंडी क्यों लगती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका आंसर क्या है, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वाटर पार्टिकल हैव ऑब्जर्व एक्स्ट्रा लेटेंट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल हैं वो उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ऑब्जर्व कर लिया। देयरफॉर आइस कैन ऑब्जर्व मोर हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू मेल्ट कॉजिंग बेटर कूलिंग। कहने का मतलब ये है कि इसलिए क्या होता है कि आइस जो है वो अपने सराउंडिंग से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर सकती है, इसलिए हमें वो ज़्यादा ठंडी लगती है। अगला पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में आइए देखते हैं इसकी डिफिनीशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये भी देख लेते हैं। वाई डू स्टीम बर्न्स मच more than the boiling water burns even though both are at the same temperature 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे बताना है कि जब हम भाप से जलते हैं तो हमें ज़्यादा दर्द होता है, ज़्यादा बर्न महसूस होता है, फील होता है, और जबकि हम पानी से जलते हैं तो उतना
हमें बर्न फील नहीं होता है। इसका रीज़न क्या है? स्टीम पार्टिकल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव absorbed एक्स्ट्रा एनर्जी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या करते हैं? पार्टिकल्स एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कहाँ से? फ्रॉम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, जबकि बॉइलिंग वाटर में ऐसा नहीं होता है या कम होता है। व्हेन हीट हिट्स आवर स्किन, और जब ये हीट हमारी स्किन पर पड़ती है तो क्या करती है? इट रिलीजेस दिस एक्स्ट्रा हिडन हीट कॉजिंग सीवियर बर्न। और जब ये हीट हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमें इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा हिडन हीट थी उसकी वजह से हमें ज़्यादा बर्न महसूस होता है। तो इसका रीज़न ये हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 10, इवापोरेशन यानी कि बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्या होता है? आइए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। कहने का क्या मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा फिनोमिना जिसमें लिक्विड क्या होता है? वेपर में चेंज होता रहता है किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि क्या होना चाहिए? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम एवापोरेशन या बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब लिक्विड का किसी भी टेम्परेचर पर, चाहे वो रूम टेम्परेचर हो, और क्या होना? धीरे धीरे वेपर में बदलते रहना, ये प्रक्रिया बाष्पीकरण कहलाती है। लेकिन वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ ए सरफेस फिनोमिना। ये फिनोमिना कैसा है? एक सरफेस फिनोमिना है, सतही फिनोमिना है। इसमें क्या होता है? द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसमें पार्टिकल जो हैं वो आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं, और क्या करते हैं? एस्केप इनटू एयर एज वेपर, और एयर में, वाष्प में बदल जाते हैं। यहाँ पे ये हिंदी में भी इसकी डिफिनीशन और फिनोमिना को समझाया गया, आप इसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को यानी बाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से 4 फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। आइए उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का कैसे इफेक्ट करेगा? इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन क्या होगा? तेज होगा। यानी कि सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी तेज होगा। जैसे एग्जांपल, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाकर डालते हैं, ना कि उनका उनको बांध कर रखते हैं। अगर बांध कर रखेंगे एक ही में, गट्ठी गठरी बना के रख देंगे, तो क्या होगा? कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। इसलिए सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? इवापोरेशन का रेट भी बढ़ेगा। अगला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा? आइए देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जिससे वो तेज़ी से वेपर में बदल जाएंगे। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा देखते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी का, यानी कि हवा में नमी या आर्द्रता। तो इसमें क्या होगा? ह्यूमिडिटी का मतलब है कि हवा में पहले से मौजूद पानी की भाप। अगर हवा में पहले से मौजूद पानी है और तो क्या होगा? तो वो और पानी नहीं लेगी, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवापोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यानी हवा में नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और लास्ट फैक्टर है विंड की स्पीड, यानी कि हवा की गति, वायु की गति। इसमें ये कैसे इफेक्ट करेगा? तेज हवा चलने से पानी के वेपोर के पार्टिकल हवा के साथ में उड़ जाते हैं, जिससे
आसपास खाली जगह बन जाती है और रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। यानी विंड स्पीड क्या करेगी, एवापोरेशन के रेट को बढ़ा देगी। डिफरेंस, अब आइए डिफरेंस देख लेते हैं कि गैस में और वेपर में क्या डिफरेंस है, और उनको आसानी से समझ लेते हैं। डिफिनीशन, इस गैस की डिफिनीशन क्या है, सब्सटेंस दैट रिमेन्स इन गैसेस स्टेट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। वह पदार्थ जो सामान्य कमरे के तापमान पर भी गैस अवस्था में रहता है उसे गैस कहते हैं। लेकिन वेपर क्या है, द गैसियस स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज नॉर्मली ए सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर वो क्या हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है या द्रव भी हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे गैस के एग्जाम्पल हम जानते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन वेपर में क्या होगा, वाटर वेपर पानी की भाप और कपूर की भाप। ये क्योंकि ये पानी असल में लिक्विड है पर गर्म करने पर वेपर बन जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मतलब हम टेम्परेचर, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कैसे चेंज करेंगे, यानी डिग्री सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है, आइए वो देखते हैं। पहला क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जब हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो क्या करना होगा, डिग्री सेंटीग्रेड को मल्टीप्लाई करना होगा 9/5 से, और उसमें 32 को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलेंगे तो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर देंगे, घटा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 से। दूसरा है सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना। इसके लिए क्या करेंगे हम, जब सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो सेल्सियस में हम 273.15 जोड़ देंगे, और जब हम केल्विन से सेल्सियस पे जाना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे, तो क्या करेंगे हम, केल्विन में से 273.15 को घटा देंगे। और ये कैसे करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ इजकल टू सी। सी क्या है यहाँ पे, डिग्री सेंटीग्रेड। इन तो हम क्या करेंगे, सी इंटू 9/5 प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 35 दे रखा हुआ है, और हम यहाँ पे 35 लिखेंगे। 35 इंटू 9/5 तो क्या हो जाएगा, 63। कैसे, पाँच यहाँ पे काटेंगे तो क्या करे होगा, पाँच एकम पाँच, पाँच सत्ते 35 और 9 सत्ते 63। तो यहाँ पे 63 आ गया। अब 63 में क्या करेंगे हम, 32 जोड़ देंगे, यानी 63 प्लस 32 इजकल टू 95। तो फ़ारेनहाइट पे कितना आ जाएगा हमारा, 95 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट 113 फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, एफ सी इजकल टू, यानी सेल्सियस इजकल टू एफ, एफ क्या है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। अब यहाँ पे हमको वैल्यू दे रखी हुई है 113। 113 में से हम 32 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, 81। और 81 को हम जब 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 नेमा 81 और 5 नेम 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीग्रेड में, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पे कहा गया है, कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। अब हमें केल्विन में बदलना है, तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देते हैं। तो 273.15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 298.15 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है, कन्वर्ट 320 केल्विन टू सेल्सियस। तो इसमें क्या करें हम, 320 में से 273.15 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 46.85 डिग्री सेल्सियस।
अब आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल रीड द एग्जैक्ट सेम वैल्यू, कि कौन से टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट को x मान लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x इजकल टू 9/5 x प्लस 32। अब क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 9/5 x इजकल टू 32। और इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4/5 x इजकल टू 32। अब यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x इजकल टू 32 इंटू 5/4। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और 8 पंचे 40, तो माइनस का 40 आ जाएगा, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस प्रकार से हम अपने ये टेम्परेचर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला को याद रखना होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे हमने ये सभी फार्मूले लिख दिए हैं, आप इनको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जिनको हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद में हम अपने अगले टॉपिक पे आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।